जी, इफेक्ट ऑफ कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयन का जो फ्लक्स होता है अक्रॉस द एग्स एक्टिवेट करता है प्री प्रोग्राम्ड सेट ऑफ मेटाबॉलिक इवेंट को। ठीक है, और उसमें दो तरह के रिस्पॉन्स आते हैं। मतलब द रिस्पॉन्सिव ऑफ एग टू द स्पर्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। सबसे पहला जो रिस्पॉन्स आएगा दैट वुड बी अर्ली रिस्पॉन्स, और ये विद इन सेकेंड टू मतलब ऑपरेट होगा और कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन इसमें चलेगा। और फिर दूसरा आएगा लेट रिस्पॉन्स, जिसमें कई मिनट्स लग सकते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। जो अर्ली रिस्पॉन्स है उसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जैसे ही कांटेक्ट होता है या फ्यूजन होती है बिटवीन सी अर्चन स्पर्म और एग के, वो एक्टिवेट करते हैं दो मेजर ब्लॉक को जो कि स्टॉप कर सकें पॉलीस्पर्मी को, यानी कि जो इंश्योर कर सकें कि एक स्पर्म जोन्स है वो एक एग के साथ फर्टिलाइज होगा, एक एग के साथ एक से ज़्यादा स्पर्म फर्टिलाइज ना हो। उसमें सबसे पहला ब्लॉक आता है फास्ट ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक भी कैल्शियम आयन के इन्फ्लक्स से स्टार्ट होता है, लेकिन ये बेसिकली इनिशिएट होता है सोडियम इन्फ्लक्स से। इस तरह क्या होता है, नॉर्मल जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है एग सेल का, ठीक है, वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जिसमें आउटसाइड पॉजिटिव और इनसाइड नेगेटिव चार्ज है, जो कि तकरीबन माइनस, ठीक है, 90 मिली वोल्ट के राउंड अबाउट है। तो वो जो मतलब एक्शन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो चेंज हो जाता है किसमें, एक्शन पोटेंशियल में, जिसकी वजह से इनसाइड पॉजिटिव चार्ज आता है। और ये एक्शन पोटेंशियल तकरीबन +20 या +30 मिली वोल्ट आ सकता है डिफरेंट स्पीशी में। तो एक्शन पोटेंशियल क्या करेगा, जितने भी अटैच स्पर्म होंगे उन सबको रिमूव करवा देगा और टेम्परेरीली स्लो ब्लॉक, एक मतलब एक अर्ली ब्लॉक देगा किसको, पॉलीस्पर्मी को। ये बड़ा फास्टली ऑपरेट होगा, फर्टिलाइजेशन के अंदर होते सारी ये विद इन 20 सेकेंड्स, 20 सेकंड के अंदर अंदर चल जाएगा, इस वजह से इसे फास्ट ब्लॉक कहते हैं। फिर उसके बाद स्लो ब्लॉक। आप स्लो ब्लॉक को भी सुन के हैरान हो जाएंगे। फर्टिलाइजेशन के होने से लेकर 1 मिनट तक स्लो ब्लॉक भी पूरा हो जाता है, यानी कि स्लो ब्लॉक का टाइम लगता है सिर्फ 1 मिनट का। 1 मिनट के बाद स्लो ब्लॉक लग चुका होगा और पॉलीस्पर्मी जो है वो परमानेंटली ब्लॉक हो चुकी होगी। और ये इनिशिएट होता है इंटरसेलुलर रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन से, क्योंकि इसके नतीजे में जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल है वो फ्यूज़ होते हैं किसके साथ, एग की मेम्ब्रेन के साथ। और कॉर्टिकल ग्रैन्यूल जो होते हैं, ठीक है, वही आगे वो फर्टिलाइजेशन इन्वेलप बनाते हैं, जो कि पॉलीस्पर्मी को परमानेंटली क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। यानी कि सेम रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन रिस्पॉन्सिबल होगा कॉर्टिकल ग्रैन्यूल के रिएक्शन के लिए, और आल्सो रिस्पॉन्सिबल होगा री एंट्री ऑफ एग इनटू सेल साइकिल, और साथ ही रीएक्टिवेशन करवाएगा प्रोटीन सिंथेसिस को। ठीक है, जो कैल्शियम लेवल है इन एग वो इंक्रीज़ करेगा 0.21 से लेकर 1 मिलीमोलर तक, एंड इन ऑलमोस्ट ऑल स्पीशीज़ दिस अकर एज वेव और सक्सेशन ऑफ वेव दैट स्वीप अक्रॉस द बिगिनिंग एट द साइट ऑफ स्पर्म फ्यूजन, एग स्पर्म एग फ्यूजन। कहता है कि सारी स्पीशी में ये जो एक सक्सेशन वाली वेव की सूरत में कैल्शियम आयन का रिलीज स्टार्ट होता है, जो कि कहाँ पर आई होता है, पहले पहले वहाँ पर आई होता है जहाँ पर स्पर्म और एग की फ्यूजन हुई है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे सेल में फैलने लग पड़ता है एक वेव की सूरत में। फिर उसके बाद जो कैल्शियम आयंस होता है उसका जो रिलीज़ होता है वो एक्टिवेट करता है सीरीज़ ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन को, जो इनिशिएट करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को। सबसे पहले वन ऑफ दीज एक्टिवेशन इज़ द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, जो कि NAD काइनेज एंजाइम है, जो कि कन्वर्ट करता है NAD पॉजिटिव को NAD पॉजिटिव में, DP पॉजिटिव में, यानी कि निकोटीन अमाइड डाइनिक्लोटाइड काइनेज है, जो कि क्या करेगा, मतलब निकोटीन अमाइड डाइनिक्लोटाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेगा और निकोटीन अमाइड डाइनिक्लोटाइड को डाइनिक्लोटाइड फॉस्फेट बना देगा, जो कि एक सूटेबल को फैक्टर के तौर पे काम करेगा कई एंजाइम्स के फंक्शनिंग में। दिस चेंज मे हैव इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंसेज फॉर लिपिड मेटाबॉलिज्म, क्योंकि लिपिड मेटाबॉलिज्म में जितने भी एंजाइम्स होते हैं उन सब के लिए NADP जो है वो एक को एंजाइम का काम करेगा और लिपिड की बायोसिंथेसिस करवाएगा। और अगर लिपिड की बायोसिंथेसिस हो रही है तो डेफिनेटली ये लिपिड बाइलेयर होगी, और ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन की सिंथेसिस या मेम्ब्रेन प्रोडक्शन करवाएगा, जो कि बड़ा सूट मतलब मुफीद साबित होगा सेल डिवीजन के लिए। And this thus the conversion of NAD positive to NADP positive is very important in the construction of many new membrane and required during द क्लीवेज, और ये क्लीवेज के दौरान क्या होगा, ज़रूरी होगा। और NADP प्लस जो है उसके अलावा ये NAADP भी बनाने के लिए इस्तेमाल होगा, जो कि कैल्शियम आयन का रिलीज़ को मज़ीद क्या करेगा, बूस्ट करेगा। उसके बाद दूसरा, कैल्शियम आयन रिलीज आल्सो अफेक्ट द ऑक्सीजन कंजप्शन,
ये ऑक्सीजन कंजप्शन पे भी इफ़ेक्ट करता है, यानी कि एक ब्रस्ट चलता है ऑक्सीजन रिडक्शन का और नतीजे में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड फर्टिलाइजेशन के दौरान नज़र आता है और मच ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रस्ट और बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी ब्रस्ट करवाता है, जिसके नतीजे में ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ये फ्री ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, कहाँ पर जाके वेटालाइन फर्टिलाइजेशन इन्वेलप में, और उसकी क्रॉस लिंकिंग करवाता है फर्टिलाइजेशन इन्वेलप की, और फर्टिलाइजेशन इन्वेलप को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बना देता है। उसके अलावा एंजाइम जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज़ आल्सो NADPH डिपेंडेंट, कि वो जो कि इस ऑक्सीडेटिव ऑक्सीजन के रिड्यूस करवाते हैं एंजाइम और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने का काम करते हैं, उन्हें भी NADPH की क्या होती है, ज़रूरत होती है। और NADPH उसके अलावा जनरेट करता है ग्लूटाथायोन को और ओवोथायोल को। अब ये दोनों ठीक है जो कंपाउंड हैं ये कि स्कैवेंजर के तौर पे काम करते हैं, ये फ्री ऑक्सीजन रेडिकल को रहने नहीं देते, उसे अपने साथ मिला लेते हैं और इस तरह ऑक्सीजन स्ट्रेस क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अगर ऐसा मतलब ये मालिक्यूल जो हैं ये क्रूशल हैं, स्कैवेंजर हैं फ्री रेडिकल ऑक्सीजन के लिए, अगर वो ना हो तो जो फ्री ऑक्सीजन के रेडिकल है वो डैमेज कर देंगे DNA को, एग के और अर्ली एम्ब्रियो के, जिसके नतीजे में डेवलपमेंटल एरर क्या होंगे, खास होंगे। उसके बाद बात करते हैं लेट रिस्पांस की। अब लेट रिस्पांस हकीकत में प्रोटीन की सेंसिस और DNA की सेंसिस है, जो कि फ्यू मिनट्स में होगी। जो अर्ली रिस्पांस थे वो सारे के सारे विद इन मिनट होते हैं। ठीक है, लेट रिस्पांस में क्या है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद इंक्लूड करता है एक्टिवेशन ऑफ न्यू ब्रस्ट ऑफ DNA, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन होनी है तो बहुत ज़्यादा DNA की रेप्लिकेशन की ज़रूरत है, और साथ ही प्रोटीन सेंसिस की भी बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरत है। फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इन सी अर्चिन कॉजेज द इंट्रासेलुलर pH टू इंक्रीज। ये इंट्रासेलुलर pH को क्या कहते हैं, इंक्रीज करते हैं। कैसे जी, सोडियम हाइड्रोजन पंप की मदद से। वो पंप क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को बाहर निकाल देता है, जिसका नतीजा क्या निकलता है कि जो मतलब एग का साइटोप्लाज्म है उसकी pH क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, अल्कलाइन इन्वायरमेंट हो जाता है। एंड दिस राइज इन इंट्रासेलुलर pH बिगेन विद सेकंड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। ये सोडियम आयन के दूसरे इन्फ्लक्स। अब पहला इन्फ्लक्स कब था, जब फर्स्ट ब्लॉक था पॉलीस्पर्मी का। दूसरा इन्फ्लक्स कब है, जबकि सोडियम हाइड्रोजन पंप एक्टिवेट हो रहे हैं और ये एक्सचेंज करते हैं बिटवीन सोडियम आयंस फ्रॉम द सी वाटर एंड हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द एग 1:1 रेशो में। यानी कि एग के साइटोप्लाज्म से हाइड्रोजन आयन को सी वाटर को देंगे और सी वाटर से सोडियम आयंस को एक को ले लेंगे। एक हाइड्रोजन आयन बाहर निकाला और एक सोडियम आयन क्या हुआ, अंदर आ गया। ठीक है, तो ये एक्सचेंज चलता रहेगा, जिसका नतीजा क्या निकलेगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन होगा, कॉज द pH टू ऑफ द एग टू राइज। जो हाइड्रोजन आयन लॉस हो रहे हैं उसकी वजह से हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन एग के साइटोप्लाज्म में कम हो जाएगी और pH क्या होगी, बढ़ेगी। उसके बाद इट इज़ थॉट दैट pH इंक्रीज एंड कैल्शियम एलिवेशन एक्ट टुगेदर इन स्टिमुलेट न्यू DNA सेंसिस। कहते हैं जो नई DNA सेंसिस होती है ना ड्यूरिंग रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, कहते हैं उसमें pH का हाई होना और कैल्शियम आयन दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, और प्रोटीन सेंसिस में भी ये दोनों क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं। कैल्शियम आयन उसके अलावा क्रूशियल होता है न्यू DNA सेंसिस के लिए। ठीक है, DNA और प्रोटीन सेंसिस जो होती है वो इस तरीके से क्या होती है, रिज्यूम हो जाती है। नेक्स्ट जी, इन सी अर्चन प्रोटीन की सेंसिस का भी क्या होता है, ब्रस्ट होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन सेंसिस होती है, जो कि सेवरल मिनट आफ्टर प्रोटीन सेंसिस स्टार्ट हो जाती है स्पर्म एंट्री के। और जो प्रोटीन सेंसिस होती है डज नॉट डिपेंड ऑन द सेंसिस ऑफ न्यू मैसेंजर आरएनए। यहाँ पर प्रोटीन को सेंसिटाइज करने के लिए नए मैसेंजर आरएनए की बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले से मैसेंजर आरएनए अंदर स्टोर है। ठीक है, और एग का तो जीनोम एक्टिवेट हो गए नहीं। सो ये जो मैसेंजर आरएनए ने यूज़ किया जाएगा जो ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे किसमें, oocyte के साइटोप्लाज्म में, और ये मैसेंजर आरएनए क्या करेंगे, इनकोड करेंगे प्रोटीन को सच एज हिस्टोन। अब हिस्टोन आप जानते हैं चूँकि DNA की रेप्लिकेशन हो रही है, क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो रही है, तो जो न्यू क्रोमोसोम बनाने हैं उनके लिए हिस्टोन प्रोटीन की ज़रूरत है। और टिबुलिन प्रोटीन बनाएंगे जो कि स्पिंडल फाइबर, और एक्टिन प्रोटीन बनाएंगे जो कि माइक्रोफिलामेंट जो कि क्लीवेज के लिए ज़रूरी है, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम की ट्रैवलिंग के लिए ज़रूरी है, और दूसरा मॉर्फोजेनेटिक फैक्टर बनेंगे जो कि यूज़ किए जाते हैं अर्ली डेवलपमेंट में, वो भी क्या होंगे, मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन से क्या होंगे, सिंथेसाइज होंगे। सच अ ब्रस्ट ऑफ प्रोटीन सेंसिस कैन बी इंड्यूस्ड आर्टिफिशली। कैसे इस तरह से कि प्रोटीन सेंसिस को हम आर्टिफिशली भी इंड्यूस कर सकते हैं। कैसे जी, पीएच को बढ़ा के। पीएच को कैसे बढ़ाया जा सकता है, अमोनियम आयन को सेल के साइटोप्लाज्म में जाके ये अमोनियम आयन क्या करेगा, सारे हाइड्रोजन आयन को अपटेक करेगा। नतीजे में सेल के साइटोप्लाज्म में फ्री हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन क्या होगी, ड्रॉप होगी। ठीक है, और नतीजा क्या निकलेगा
कि जो पीएच है वो बढ़ जाएगी और सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। अब ये एक फ़्लो चार्ट है जिसमें बताया गया कि ये स्पर्म कांटेक्ट हुआ है, स्पर्म का कांटेक्ट हुआ है और फ्यूजन हुआ है किसके साथ, एग के साथ। और जैसे कांटेक्ट हुआ है तो रिसेप्टर ने एक्टिवेट किया किसको, जी प्रोटीन को। जी प्रोटीन ने एक्टिवेट किया SRC प्रोटीन यानी कि टायरोसिन काइनेज को। उसने एक्टिवेट किया है PLC गैमा को। PLC गैमा ने तोड़ा है फॉस्फेटाइडाइल इनिस्टोल डाइफॉस्फेट को। नतीजे में दो कंपाउंड बने हैं, एक इनिस्टोल ट्राइफॉस्फेट, दूसरा डाइसाइल ग्लाइसरोल। दोनों क्या करवाएंगे, कैल्शियम आयन का रिलीज़ करवाएंगे। कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन सेल के अंदर क्या होगी, ज़्यादा होगी और कॉर्टिकल ग्रैन्यूल की एक्सोसाइटोसिस क्या होगी, रिज्यूम हो जाएगी। तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल जो से हैं वो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होंगे और ब्लॉक करवाएंगे, फास्ट ब्लॉक, स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी करवाएंगे। दूसरी तरफ इनएक्टिवेशन होगी MAP काइनेज की। जैसे MAP काइनेज यानी कि माइटोजेनिक, ठीक है, काइनेज है, ठीक है। जब ये इनएक्टिवेट होंगे तो माइटोजेनिक एक्टिव प्रोटीन काइनेज इनएक्टिवेट होंगे तो नतीजे में क्या होगा, जो सेल डिवीजन के ऊपर रोक थी वो ख़त्म हो जाएगी और सेल डिवीजन क्या होगी, रीइनिशिएट हो जाएगी। अच्छा लेकिन ये फ़्लो चार्ट है जो एक्टिवेशन ऑफ एग मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल डिटेल कर रहा है, ठीक है। पूरे का पूरा प्रोसीजर अगर देखिए फ़्लो चार्ट समझे तो क्लियर हो जाता है। सबसे पहले क्या हो रहा है, स्पर्म और एग की फ्यूजन यानी कि बाइंडिंग हो रही है। तो उसके फौरी बाद क्या होता है, सोडियम आयन का इन्फ्लक्स स्टार्ट होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से एक्टिव मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल में। और ये होता है फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, जो कि जो स्पर्म होते हैं उनकी पॉलीस्पर्मी को क्या करता है, अवॉइड करवाता है। फिर दूसरी तरफ यही जो मतलब फ्यूजन या बाइंडिंग होती है वो एक्टिवेट करती है काइनेज को। काइनेज एक्टिवेट करते हैं फास्फोलाइपेज C को और फास्फोलाइपेज C तोड़ते हैं फॉस्फेटाइडाइल इनिस्टोल डाइफॉस्फेट को, जिसके नतीजे में दो कंपाउंड बनते हैं, एक IP3 और एक बनता है डाइइसाइल ग्लाइसरोल। IP3 क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन का रिलीज़ करवाता है। वो कैल्शियम आयन सबसे पहले क्या करेगा, डिग्रेडेशन करवाएगा साइक्लिन की और इनएक्टिवेट करेगा MAP काइनेज को। तो ये वो इनहिबिटर हैं जो कि सेल डिवीजन को रोक के बैठे हुए थे। जैसे ये इनहिबिट हो जाएंगे, इनएक्टिवेट हो जाएंगे तो रिस्टोरेशन होगी माइटोटिक सेल साइकिल की। दूसरी तरफ ये कैल्शियम आयन एक्टिवेट करेगा NAD काइनेज को और वो कन्वर्ट करेगा NAD प्लस को NADP प्लस में, और NADP प्लस जो है वो मेम्ब्रेन की बायोसिंथेसिस करवाएंगे और न्यू मेम्ब्रेन बनेगी जो कि क्लीवेज वगैरह या सेल डिवीजन में क्या होगी, इस्तेमाल होगी। उसके अलावा कैल्शियम आयन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल के एक्सोसाइटोसिस भी करवाते हैं जो कि स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी करवाते हैं और साथ फॉर्मेशन करवाते हैं किसकी, फर्टिलाइजेशन इन्वेलप की। साथ ही ये कैल्शियम आयन क्या करेंगे, मिलेंगे एक और कंपोनेंट के साथ जो कि डाइसाइल ग्लाइसरोल की वजह से एक्टिवेट हुआ है। डाइसाइल ग्लाइसरोल DAG एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज C को, जो कि एक्टिवेट करेंगे किसको, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज पंप को। ये कि नीचे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये पंप ये क्या करेगा, सोडियम आयंस को अंदर और हाइड्रोजन आयन को बाहर भेजेगा, जिसका नतीजा क्या निकलेगा कि जो इंट्रासेलुलर पीएच है वो बढ़ जाएगी। अब हाई पीएच और कैल्शियम आयन दोनों मिलकर क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस को, DNA रेप्लिकेशन को, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट को, मॉर्फोजेनेटिक मटेरियल की, और इस तरह सेल डिवीजन और डेवलपमेंट का अमल क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो इस सारे प्रोसीजर में एग का जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या होगा, एक्टिवेट होगा। ठीक है जी। अगर कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।